नमस्कार, दोपहर के 1 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज सबसे पहले बात होगी राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस की। बड़ी खबर आपको दे दूं, चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। लखनऊ मंडल के कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने एसआईटी के दूसरे सदस्यों के साथ जाकर गृह सचिव संजय प्रसाद को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी है। आपको बता दें कि ये केवल शुरुआती रिपोर्ट है, जांच अभी जारी है और एसआईटी को सरकार ने 15 दिन का समय दिया है। ये बड़ी खबर आपको दे दें, राम मंदिर पर यह गोपनीय रिपोर्ट है। किसने चंदा चोरी की, कौन उसका माध्यम था, कहां पर जाकर ये इन्वेस्ट किया गया और उसके बाद कौन कौन इस पूरे गोरख धंधे में शामिल था, ये सारी बातें इस प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में हैं। और जब ये रिपोर्ट सौंपी गई उस वक्त ये तस्वीर आपके सामने है। संजय प्रसाद को ये रिपोर्ट सौंपते हुए तस्वीर आपके सामने है। हमारे दो सहयोगी पवन नारा इस वक्त अयोध्या से लाइव जुड़े हुए हैं, रुचि कुमार लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो रुचि, एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी गई है, उम्मीद ये की जा रही है कि अब तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अभी मीनाक्षी उम्मीद करना थोड़ी जल्दी होगी, क्योंकि एसआईटी का ये जो बात हुई है हमारी, अभी तो ये बहुत शुरुआती उनकी रिपोर्ट है कि शुरुआती चीज़ें जो उन्होंने पाई या जितना उन्होंने करीब 150 लोगों से बयान लिया 60 घंटे जांच की अंदर मंदिर में, तो वो सब चीज़ तो अभी इस रिपोर्ट में लिख भी नहीं पाए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि एसआईटी अभी फिर से अयोध्या जाएगी और जांच पड़ताल करेगी। लेकिन हमारे जो सोर्स हमें बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट में कोई ज़्यादा जोर इस बात पर है कि जो वहाँ पर सिस्टम है, जिस तरह से दान पात्र में दान आता है, फिर दान पात्र से पैसा निकलता है, कैश काउंटिंग सेंटर में जाता है, वहाँ जिस तरह से काउंटिंग होती है उसमें स्टेट बैंक के भी लोग लगते हैं, कुछ आउटसोर्स कर्मचारी लगते हैं, कुछ ट्रस्ट के लोग रखते हैं। फिर उसके बाद वो गड्डियाँ बनती हैं, उसको बॉक्स में रखा जाता है, सील किया जाता है, फिर बैंक में गाड़ियों से भेजा जाता है, या सीसीटीवी जो मंदिर परिसर में लगे हैं, उन सब सिस्टम पे ज़्यादा अभी जोर है जो रिपोर्ट में कि वो सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है, उसमें गड़बड़ियाँ पाई गई हैं कि जो नियम कायदे बनाए गए थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सबसे बड़ा नियम था कि जो लोग काउंटिंग सेंटर में जाएंगे, पुनर्गठन की सिफारिश इस एसआईटी रिपोर्ट में ये भी शामिल है। देखिए, ट्रस्ट के पुनर्गठन की सिफारिश एसआईटी करेगी ऐसा थोड़ा सा मुश्किल लगता है मीनाक्षी, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर में जो ट्रस्ट है धाम का, काशी विश्वनाथ धाम का जो ट्रस्ट है, उसके सीईओ जो है गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। एक पीसीएस सीनियर पीसीएस ऑफिसर वहाँ अपॉइंट होते हैं जो सीईओ हैं, उसके मुख्य कार्य अधिकारी जिनको कहते हैं, और भी अफसर वहाँ तैनात रहते हैं। उनकी निगरानी में सब पूरा मंदिर का काम चलता है, जो दान आता है उसकी काउंटिंग होती है। लेकिन राम मंदिर में ऐसा नहीं है, सीधा सरकार का कोई उसमें कंट्रोल नहीं है, ट्रस्ट अपना अलग है। तो इस तरह की सिफारिश करेगी, सीधे सीधे सिफारिश नहीं करेगी, लेकिन जो लूप होल्स हैं उनकी तरफ इशारा आप कह सकती हैं कि यहाँ ये गड़बड़ियाँ हैं। ठीक रुचि, आप बनी रहे हमारे साथ। अयोध्या से पवन नारा भी जुड़े हुए हैं। पवन, आप लगातार अयोध्या में हैं, बहुत लोगों से आपकी 1 to 1 बात हो रही है, कुछ लोग रिकॉर्ड पर बातें कह रहे होंगे, कुछ ऑफ रिकॉर्ड भी आपको जानकारी दे रहे होंगे। जो नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो चंपत राय का है, अनिल मिश्रा का है, वो गोपाल राव का है, इसके अलावा टिन्नू यादव है, ऐसे बहुत सारे नाम और हैं पवन। तो अब इस एसआईटी रिपोर्ट में इन तमाम नामों को लेकर क्या क्या बातें दर्ज हैं, आपके पास आपके सोर्सेस से क्या इन्फो है? देखिए इस एसआईटी का दायरा तय कर दिया गया था जब ये लगा कि आरोप लगे हैं चंदा चोरी के और आप एक एसआईटी से जांच कीजिए। तो मैंडेट क्या था? मैंडेट ये था कि क्या चंदा चोरी हुआ है? जवाब है हाँ। चंदा गिनने के लिए किस किस की भूमिका है? 150 लोगों की पूछताछ में वो भूमिका तय कर दी गई है कि इनकी भूमिका थी। क्या प्रोसेस फॉलो हो रहा था या नहीं हो रहा था? प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा था। तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है कि हां, चंदे के प्रोसेस में घालमेल था, हां प्रोसेस फॉलो नहीं किया जा रहा था। कैसे नहीं किया जा रहा था, वो बयानों के आधार पर वो कड़ी निर्धारित की गई है। जहां तक आपने नाम लिया टिन्नू यादव का या बाकी प्रबंधक अनिल मिश्रा की क्या भूमिका है, चंपत राय की क्या भूमिका है, तो वो
प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में पूरा खाका खींचा गया है कि यहां गलती हुई है, ये जिम्मेदार हैं और ओवरसीइंग में ये अधिकारी हैं। अभी तक पहली तस्वीर खींची गई है जो स्पष्ट तौर पर बताएगी कि घोटाले में आखिर हुआ तो क्या हुआ। अब जिम्मेदार कौन है और उन्होंने क्या क्या इससे हासिल किया वो डिटेल्ड रिपोर्ट में आएगा। ये बात तय है कि भले ही ट्रस्ट के पुनर्गठन की सिफारिश करने का कोई मैंडेट ना हो, लेकिन यह जरूर है कि जिसने काउंटिंग टीम बनाई, जिसने एजेंसी हायर की, जिसने फैसले लिए, उन फैसलों में अभी कमी है तो उनकी जिम्मेदारी के तौर पर बताया भी जाएगा कि इनकी कमी है। जो जांच के रास्ते में तकनीकी रुकावट भी रही है, वो भी एक बहुत बड़ी रुकावट थी, क्योंकि आपके पास केवल 45 दिन का ही डेटा है। अब 45 दिन से पहले क्या हुआ उसका कोई डेटा ही नहीं है एसआईटी टीम के पास। तो जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस के बारे में एसआईटी रिपोर्ट क्या कह रही है? देखिए, चैलेंजेस इस बात को लेकर एक्सपोज हुए हैं कि 45 दिन से ज्यादा का डेटा नहीं है। चैलेंज ये भी है कि बाहर आकर लोगों ने बहुत कहा कि मैंने 200 किलो चांदी दी थी, रसीद नहीं मिली, मैंने 60 किलो चांदी दी थी, रसीद नहीं मिली, मैंने आभूषण दिए थे, रसीद नहीं मिली। लेकिन अभी तक एसआईटी ने उस पहलू पर प्रोसेस पूछा है कि कैसे चांदी जमा होती है, कैसे आभूषण जमा होते हैं, कैसे वेरीफाई होते हैं, लेकिन जो शिकायतकर्ता उनसे संपर्क नहीं किया गया है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट से जब आगे बढ़ेंगे तो चैलेंजेस ये हैं कि उन सबको बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। बहुत सारे राजनीतिक चेहरे उन्होंने कहा कि जमीन घोटाले को हम करना चाहते हैं, लेकिन एसआईटी के सामने जमीन घोटाले का मैंडेट ही नहीं है। तो इस तरह की चैलेंजेस हैं कि आरोप बहुत सारे हैं। एसआईटी का मैंडेट चंदे की घोटाले को पकड़ना है, प्रोसेस को पढ़ना है, तो प्रोसेस स्क्रूटनी हुई है। अभी बाकी शिकायतों पर एसआईटी क्या करती है, कैसे करती है, उसकी रूपरेखा क्या होती है, वो एक बड़ा चैलेंज है। रुचि, आप भी और पवन आप भी हमारे साथ बने रहिए। अब इस चर्चा को थोड़ा स्टूडियो में भी लेकर आते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हर्षवर्धन जी हैं, विजय जी हैं, प्रोफेसर साहब हैं, सुमीत जी हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। ये जो हिसाब किताब हो रहा है, ये रिपोर्ट तो गोपनीय है, अभी इस रिपोर्ट का खुलासा होना भी बाकी है। ये तो वो इन्फॉर्मेशन है जो अलग अलग सोर्सेज के हवाले से हर्षवर्धन जी हमारे दोनों सहयोगी दे रहे हैं। अभी तक की जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाई है, आप क्या समझ रहे हैं, ये एसआईटी क्या काम कर रही है? देखिए, एक तो ये कि एसआईटी का काम ही है कि बिना एफआईआर के है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये देखेगी गड़बड़ी हुई है कि नहीं, कि वो बताएगी और उसको रोकने की बात बताएगी। लेकिन क्या एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद पहली एफआईआर दर्ज होगी? क्योंकि एसआईटी रिपोर्ट दे दे, गड़बड़ी बता दे, उसको सुधार लिया जाए और जो उसमें अपराधी हैं, दोषी हैं, उनके खिलाफ एफआईआर ना हो, उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, तो फिर इस एसआईटी क्या मतलब? फालतू में इतने दिनों से तमाशा बना के रखा हुआ था। दूसरा, रुचि ने एकदम दुरुस्त बात कही है, ये कोई सरकार के अधीन नहीं है तो वो नहीं कह सकते कि ट्रस्ट का क्या करें। लेकिन हाँ, ये सिफारिश हो सकती है कि चूंकि न्यास में ये चीजें हैं तो उसका पुनर्गठन किया जाए। लेकिन ये सिफारिश तो ये भी कर सकते हैं कि किसी अधिकारी को दे दिया जाए। और मैं फिर कह रहा हूं, अधिकारी भी बहुत अच्छा चला सकता है, न्यास भी बहुत अच्छा चला सकता है। न्यास काशी विश्वनाथ धाम में एक अधिकारी बैठा हुआ है, वो भी बहुत अच्छे से चला रहा है, और न्यास यहां बना हुआ है, ये भी बहुत अच्छे से चला रहा था। अब ये जो चोरी वाला पक्ष आया है, इसके दोषियों को क्या पकड़ पाए? दूसरा, जितने लोगों के नाम उस तरह से आ रहे थे कि जिनके किसी के घर से रिकवरी, किसी के फलाना जगह से सोना, क्या वो सब सच है? क्या गोबर से भी निकला सर? मैं वही कह रहा हूं, क्या वो सब सच है? क्या उनमें से कोई अब तक जगह पर जाकर पूछा हो? या अगर मान लीजिए 5 लाख की 10 लाख की रिकवरी हुई तो रिकवरी क्या वो उसमें है? क्या इसके आगे की चीज क्या है? इसके आगे की बात यह है, जो एक बात कही जा रही है, मुझे उसमें थोड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि राम मंदिर के लिए जब धन संग्रह अभियान चला था तब भी मैं उसमें बहुत नजदीकी से देखा था हमने, और सब कुछ, कोई भी अगर किसी तरह का दान दे रहा था उसको रसीद मिल रही थी। इसको पहले स्पष्टता समझिए। ये जो कह रहा है कि हमने दे दिया था चांदी और उसकी रसीद मिलनी थी, ये मुझे थोड़ा सा अतिरेक लग रहा है। क्योंकि राम मंदिर के लिए आप चाहे 1 रुपए दे रहे हो तो रसीद कट के मिलती थी, 11,000 दे रहे हो तो रसीद कट के मिलती थी, 1 लाख 1 करोड़ दे रहे हो तो रसीद कट के मिलती थी। यहां तक कि जो अलग अलग जगह पर बाकायदा किसी के घर में, किसी सार्वजनिक स्थल पर, किसी सामुदायिक केंद्र में धन संग्रह अभियान हुआ तो बिना रसीद के संघ के लोगों ने कार्यक्रम तक नहीं किया, रद्द कर दिया। ये मेरी अपनी जानकारी इसलिए मैं बता रहा हूं। और जब वो होता था तो वहां जो जिम्मेदार अधिकारी रहते थे उनके सामने होता था और वो रसीद दी जाती थी।
अब कोई ये कहे कि हमने नहीं, चांदी का दे दिया। इसमें ये भी और जोड़ दूं, एक परिवार में यदि 5 सदस्य हैं तो पांचों के नाम पर अलग अलग रसीद कटी, अलग अलग रसीद आती है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसका जो है ये ठीक बात। और जब अब कोई कहता है कि हमने तो इतनी चांदी दे दी थी, अब रसीद नहीं मिल रही, तो कई बार ये भी लगता है कि ऐसा भला कैसे हो सकता है, सिवाय उस दान पात्र में डाली गई रकम के अलावा। क्योंकि दान पात्र में जो आप डालते हैं वो गुप्त दान होता है, वो तो पता नहीं होता है। तो वो कोई अगर आज कह रहा है कि अगर हमको मतलब चांदी का या कुछ हमने डाल दिया था उसका नहीं मिल रहा है, तो वो भी बड़ा आश्चर्यजनक कि गुप्त दान की तो चर्चा भी नहीं की जाती, और जो वैसे दान किया जाता है उसकी रसीद मिलती है। तो क्या एसआईटी में ये सारे पहलू सम्मिलित हैं? और फिर मैं कह रहा हूं एसआईटी के तुरंत बाद एफआईआर होगी, जो दोषी है वो जेल जाएगा, पकड़ा जाएगा, उसको सजा होगी, तभी हम मानेंगे कि इस एसआईटी कोई मतलब है। एक धारणा कह लें, या जो पास के कुछ एक्सपीरियंसेस लोगों के हैं वो आप कह लें, या आप इसका राजनीतिक पक्ष भी कह लें प्रोफेसर साहब, वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं एसआईटी के बहाने लीपापोती हो रही है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि लीपापोती हो रही है, क्योंकि जब यदि लीपापोती होगी तो एक चीज़ मैं बताता हूँ, मैं राम जी उनको माफ़ नहीं करेंगे, और विजय जी इस बात से नहीं सहमत होंगे। राम के साथ जिन जिन लोगों ने द्रोह किया, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के लिए भी मैं कह रहा हूँ, वो अपने शिखर तक नहीं पहुँच पाए। मैं गंभीर टिप्पणी कर रहा हूँ और बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। तो जो इसमें इसके हिस्से होंगे वो बक्से तो नहीं जाएंगे, मुझे नहीं लगता है। और यदि ऐसा सरकार करती है तो वो करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात करती है। लोगों की आंखों में आज आंसू हैं, लोगों के हृदय में आज उद्वेलन है, लोग बहुत उद्वेलित हैं कि इतना घटिया भी, इतने निचले स्तर का भी काम हो सकता है राम मंदिर में। करोड़ों हिंदुओं ने क्या क्या अपना नहीं गवाया, कितने मोबिलाइजेशन हुए, कितना जाकर के क्या क्या नहीं करने के बाद हमने तो नहीं सोचा था कि हम राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का दर्शन कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता था, जिस प्रकार इस देश की राजनीति थी, मुझे कहीं से नहीं लगता था। ये नरेंद्र मोदी की सरकार, योगी की सरकार, इन लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद ने सब मिलकर के इसको फलीभूत किया। अब ऐसे में ये सब जितने हैं, मुझे लगता है कि बिना लाग लपेट के जिन जिन का नाम आ रहा है उन सबके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, सबके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। और जांच इतनी पारदर्शी हो, इतनी पारदर्शी हो, क्योंकि मुझे पता है यदि जब आप छिपाने पर जाएं, कुछ चीजें होती है ना, कोख छिपता नहीं है ना। कहा जाता है, हमारे यहाँ गांव में हमारी माताएं बहनें कहती हैं कोख नहीं छिपता है, तो ये पाप नहीं छिपेगा, ये निकल करके बाहर आएगा। ये और उससे ज्यादा र्यूमर खड़े होंगे, वो राजनीतिक हानि के तौर पर भी ज्यादा होगा। यदि क्लैरिटी से निकल करके आ जा रहे, भाई दोषी इतने ही लोग हैं ना, पूरा विचार परिवार तो दोषी नहीं है, पूरा संगठन तो दोषी नहीं है, लेकिन इन दुष्टों ने, इनके कारण पूरे विचार परिवार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा तो नहीं होगा। इनके कारण ये कुकर्मी हैं, ये दोषी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं नाम नहीं ले रहा हूं कि ये अमुक व्यक्ति, लेकिन यदि एसआईटी के पास होगा, एफआईआर तो करिए, तो जांच तो करिए। होगा। कब होगी एफआईआर? जांच की रिपोर्ट कब सार्वजनिक की जाएगी? अभी ये गोपनीय है। कौन कौन से स्तर पर धांधली हुई, ऊपरी तौर पर यह जानकारी है, लेकिन डॉक्यूमेंटेड तौर पर क्या छानबीन हुई है वो अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। मीनाक्षी, जो चीजें ऑफ द रिकॉर्ड सुनने में आ रही हैं, जो लोग वहां के लोग बोलते हैं, अधिकारी लोगों के थ्रू बातें निकल करके आती, वो तो इतनी हृदय विदारक और इतना पीड़ित करने वाला है कि वाकई लगता है बहुत ही जिसे कहते हैं कि निकृष्टता की परिसीमा है। हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि इस प्रकार की चीजें भी हो सकती है। आप इमोशनल हो रहे हैं, आप इतना इमोशनल मत होइए, आप इतना पीड़ा में मत जाइए। जिनको पीड़ा में जाना चाहिए था, जिनको पीड़ा में जाकर बयान देना चाहिए था, उन्होंने तो चुप्पी साध ली। बयान दिया क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया कि इस मामले में जो दोषी होंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। मोहन भागवत जी का बयान आएगा कि इसमें जो दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ये हिंदू धर्म का मामला है, राम के प्रति आस्था का मामला है। न नरेंद्र मोदी जी का बयान आया, न मोहन भागवत जी का बयान आया, उन्होंने भी चुप्पी साधी है।
तो इस मामले को कितनी गंभीरता से बड़े लोग ले रहे हैं, इसको आप इससे अंदाज लगा सकते हैं। एसआईटी बना दी गई है, एसआईटी गई, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, एसआईटी में जो आएगा वो मान लिया जाएगा। बड़े बड़े वहाँ पर जो इन्वॉल्व लोग बैठे हैं, जिनके कारण एक पूरे हिंदू धर्म के इतने बड़े आस्था के मंदिर पर जिस तरीके से एक पूरा विवाद और दाग लगा है, उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी से कहा गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए नैतिकता के आधार पर? क्या ट्रस्ट को भंग किया गया? क्या चंपत राय ने इस्तीफा दिया? क्या वो मिश्रा थे जिनके यहाँ से पैसों की खबर आ रही थी? किसी तरह की कोई कार्रवाई होती हुई दिखी क्या? इतने दिनों के अंदर इतना बड़ा बवाल पूरा मीडिया में मचा है, सोशल मीडिया में बचा हुआ है। हर हिंदू एक उम्मीद से देख रहा है कि कुछ इसके अंदर निकलेगा, उसके आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, लेकिन बड़े लोगों ने तो चुप्पी साध के रखी है ना। तो मुझे लग रहा है कि ये जिस तरीके से पूरा बड़े लोगों की चुप्पी है, तो समाज भी उसी तरह से चुप रहेगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा मामला निकलेगा नहीं। 2-4 लोगों आप ये कह रहे हैं मामला निकलेगा नहीं, कुछ नहीं निकलने वाला है। आप देखो, जो दोषी हैं उन्हें जेल होगी नहीं। अभी तक इस मामले को गंभीरता से इतने दिनों तक लिया जाता, तो अभी तक दिखता, युद्ध स्तर पर कार्रवाई होती, दिन के दिन सुनवाई होती। वहां बड़े लोग जाकर बैठते हो, कहते हैं कि भाई 48 घंटे में, 72 घंटे अंदर में, 7 दिन के अंदर हमको चाहिए, लोग अरेस्ट चाहिए। अभी तक एफआईआर दर्ज हो जाती, न किसी का बयान आ रहा है, न एफआईआर दर्ज हो रही है। एसआईटी रिपोर्ट सिर्फ सबमिट कर रही है। क्या निकलेगा इसमें हमें अभी समझ में आ रहा है, इसमें कुछ निकलने नहीं वाला है। बड़े लोग आराम से बैठेंगे, राम मंदिर में जो रावण बैठे वो वैसे ही विराजमान रहेंगे और कुछ लेकिन ये सुमीर जी, मैं क्या कहूँ, ये बहुत निराशाजनक है। अगर जो आप कह रहे हैं वैसा होता है। देखिए, मैं तो अभी तक तो वैसे नजर आ रहा है ना, कहीं नजर आ रहा है कि इस मामले को लेकर युद्ध स्तर पर गंभीरता से लिया गया है। किसी एक जगह मुझे बता दीजिए कि हम कहें कि यहाँ से बहुत एक इन्फॉर्मेशन मैं दे देती हूँ दर्शकों को। चढ़ावा चोरी के मामले में एक्शन तो हो रहा है। मंदिर का चढ़ावा गिनने वाले 50 कर्मचारियों को हटाया गया है। एफबीआई अधिकारियों की निगरानी में चढ़ावे की गिनती का आदेश जारी हुआ है और चढ़ावा काउंटिंग की पूरी टीम को हटाया गया है। राम मंदिर के सेवादार और प्राइवेट कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारियों को भी हटाया गया। इसके साथ ही नए नियम भी बनाए गए हैं। जो भी काउंटर सेंटर में आएगा उसकी आते जाते तलाशी होगी। कैश बैंक ले जाते वक्त कैश बॉक्स में डबल लॉक होगा और अब बिना पॉकेट वाली ड्रेस के साथ ही काउंटिंग सेंटर में एंट्री होगी। स्टाफ बिना जेब वाली ड्रेस पहनेंगे और कैश निकालते वक्त शुरू से लेकर अंत तक वीडियोग्राफी होगी। ये वो स्टेप हैं जो अभी लिए गए हैं और जो अभी तक 45 दिनों का सीसीटीवी पहले से था। 180 दिन का सीसीटीवी रहेगा। मीनाक्षी, ये पुराना एसओपी है, 2021 का एसओपी बना हुआ है। यही तो करना था, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और आप जिन लोगों को हटा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जो समीर जी कह रहे हैं, विजय जी, मुझे भी वो डर होगा, किसी भी राम भक्त को वही डर होगा जो समीर जी कह रहे हैं। फिर ये जो एसओपी आप जिक्र कर रहे हैं वो सही करिए, तो एसओपी पहले से है और ये दुनिया भर में यही एसओपी चलता है। कहीं पर भी ऐसा कैश कलेक्शन की बात हो या कोई भी जगह हो, तो इवन फैक्ट्रीज में भी कहीं जो काम करते हैं, दुकानों पर भी जो लोग काम करते हैं, उनके यहाँ पर भी यही एसओपी चलता है। इसमें आपने कहा चंदा चोरी, ये नोट गिनने वाले लोगों को, क्या आपको जानकारी है कि वहाँ पर पहले तो चर्चा होती रही कि एसबीआई के लोग वो नोट गिनने का काम करते थे। एसबीआई के लोग तो वहाँ पे थे ही नहीं नोट गिनने के काम में। बिल्कुल ठीक है। वो आउटसोर्स कर दिया गया, नोट गिनने का काम वहाँ पर आउटसोर्स कंपनी को कर दिया गया। ठीक है, आउटसोर्स करना भी ठीक है कि आपने आउटसोर्स किया। आउटसोर्स में किन लोगों को रखा गया? वो ट्रस्ट के एक बड़े पदाधिकारी ने उनको रखना है। हाँ, उनको रखना है। तो उनके कहने पर उन लोगों को, परिवार के लोगों को वहाँ पर रखा गया। ये मसला है। अब मैं एसआईटी को देख रहा था, आपने कहा कि एसआईटी का मैंडेट क्या है? मैंडेट है कि स्क्रूटनाइजिंग डोनेशन कलेक्शन प्रोसीजर, क्या ठीक था, एग्जामिनिंग इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म, रिव्यूइंग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ अपॉइंटमेंट्स, रूल्स एंड पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी है, द एसआईटी फोकसेस ऑन सिस्टमिक एंड प्रोसीजरल इश्यूज रादर देन सोलली पिनिंग ब्लेम ऑन इंडिविजुअल्स। वेरी सैड। ये इसका मैंडेट है, ये सरकार के एसआईटी का ऑर्डर है। और आप सोच रहे कि अरे कल तो 5 लोग बड़े वाले लोग अरेस्ट हो जाएंगे और ये एसआईटी की रिपोर्ट, ये तो एसआईटी के मैंडेट में लिखा हुआ है। तो एसआईटी के मैंडेट में क्या है सर, एक बार फिर से आप दर्शकों को इसलिए बता दें, जो अभी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं विजय जी, बहुत से दर्शकों को शायद ये पता नहीं है कि इनके मैंडेट में है किसी को सजा दिलाना नहीं है ना सर। हाँ, बिल्कुल नहीं है, किसी को सजा दिलाना नहीं है, आसान शब्दों में समझाया जाए। हाँ, क्या क्या गड़बड़ी थी सिस्टम में, क्या गड़बड़ी थी, कहाँ पर कैमरा चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे, या कैमरा लगाए गए थे कि नहीं लगाए थे, किन लोगों को, ये है। और उसमें तो खास तौर से लिखा है द एसआईटी फोकसेस ऑन सिस्टमिक एंड प्रोसीजरल इश्यूज रादर देन
rather than solely pinning blame on individuals. जो हर्ष जी की चिंता है वो इसमें शामिल है, जो उसको बढ़ाती है with recommendation expected for improvements, for example better management practices, मतलब एक नया CEO की तैयारी, नए सरकारी अफसर की तैयारी, ये इसका मैंडेट है। इसको समझा कीजिए। हम लोग ऐसी ही चर्चा करते रहते हैं। अभी हम पवन नारा बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन अभी हमें पता ही नहीं कि उस SIT की रिपोर्ट में कहा क्या गया है। वो तो पता पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। और आप इसको शुरू से देखें ना, पहले कहा गया कि कुछ हुआ ही नहीं, मैं नाम नहीं किसी का ले रहा, वो कहते कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, ये तो सब ऐसा चलता है। इसके बाद हुई, फिर एक बड़े अफसरान साहब वहाँ गए, उन्होंने कहा नहीं कुछ हुआ नहीं है, इसमें मेरा भी लेना देना नहीं है, किसी का ट्रस्ट का भी लेना देना नहीं। फिर जब मैंडेट मिला तो उनका नहीं इसमें नीयत में परेशानी नहीं है, निगरानी में परेशानी है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो निर्माण का काम करता हूँ, अब निर्माण में भी बहुत सारी परेशानी हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ये बार बार, और एक इंटरेस्टिंग हर लेवल पे फ्लॉ है सर। एक और फ्लॉ आप समझिए, कोई भी इंक्वायरी होती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि पुलिस कस्टडी में कोई वो जाती है एजेंसी, इंक्वायरी एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, तो वो जुडिशरी के पास जाती है और कहते हैं हमें इन लोगों के इस मामले में दखल देने का आशंका लगती है, इनको इसलिए या तो पुलिस कस्टडी में दें या जुडिशियल कस्टडी में दें। यहाँ जितने लोग आरोपी हैं वो आदेश के बाद मंदिर परिसर में रह रहे। ये फैक्ट बात बता रहा हूँ, आप पवन से चेक करवाइएगा कि ये है कि नहीं है। मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली, जितने लोग आरोपी हैं उनको मंदिर परिसर में ही रखा गया। मतलब ये कितना कंट्राडिक्शन है मुझे नहीं पता, लेकिन ये फैक्ट के तौर पर ऐसी बात मुझे जानकारी मिली। तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और क्या ये विवाद, एक मित्र ने बहुत अच्छी बात, मुझे अच्छी बात नहीं मतलब एक कमेंट अयोध्या से ही किया, भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने। उन्होंने कहा कि सर ये सीट चोरी से चंदा चोरी तक पहुंच गए हम, अब चंदा चोरी से सरकार चोरी तक ना पहुंच जाए, ये पार्टी के नेताओं को ध्यान रखना है। अगर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कहानी कुर्सी की देख रहे हैं तो इस बात को नोट करके अपनी डायरी में रख लें। सीट चोरी से चंदा चोरी, चंदा चोरी से अब सरकार चोरी की स्थिति में ना आ जाए। राम भक्तों का जो गुस्सा है, नाराजगी है, वो सारा तब तो इस बार भी अयोध्या आपके हाथ से गया। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस बार भी अयोध्या फिर आपके हाथ से गया। धर्म पर भरोसे की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये मसला क्रिमिनल मामला है। हम धर्म के नाम पर कि राम भक्तों को सजा मिलेगी, मतलब जो राम के खिलाफ काम करेंगे उनको सजा मिलेंगी, वो कहीं क्रिमिनल प्रोसीजर से स्पेस का रास्ता ना बन जाए। बिल्कुल, मैं आपके पॉइंट से 100% एग्री करते हुए एक और इन्फॉर्मेशन दर्शकों को दे दूं। आज अयोध्या पर जब हम चंदा चोरी पर, राम मंदिर में चंदा चोरी पर चर्चा कर रहे हैं, आज की तारीख उस मंदिर के लिहाज से शेषावतार मंदिर में ध्वजारोहण के दिन के लिए भी आज ही का दिन है जब हम ये SIT पर चर्चा कर रहे हैं। पहले ये कार्यक्रम भव्य तरीके से होना था, और जब भी इस तरीके का कार्यक्रम होता है, हर बार अयोध्या जाना होता है, और झंडारोहण का कार्यक्रम कितना वृहद स्तर पर होता है ये हम सब जानते हैं। लेकिन अब इसमें कटौती की गई। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र, विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव अब इस समारोह से दूर कर दिए गए हैं। ये 3 नाम मैंने आपके सामने रख दिए। उनकी जगह पर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज, निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास शेषावतार मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम की देखरेख कर रहे हैं। तो ये इस वक्त जो वहां पर हो रहा है वो पूरी स्थिति मैंने आपके सामने रख दी। अब बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। वहां तो सरकार ही चली गई ममता बनर्जी के हाथ से। मुझे ज़्यादा दुख इस बात का हो रहा है मीनाक्षी कि ये इसमें अधिकांश लोग सारे हमारे विचार परिवार के। मुझे कष्ट इस चीज का हो रहा है। मैं दर्शकों को ये बता दूं, आज संगीत करने के लिए भी तो जरूरी है संगीत रागी जी आज बहुत भावुक हैं, और रह रहकर जब भी ये विषय पर वो बोल रहे हैं उनकी आंखों में आंसू हैं। वो आज अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये उनकी तकलीफ है, क्योंकि यहाँ पर बात विचार की है और उस परिवार की है जिस संघ परिवार की आप बात कर रहे हैं, जिस स्रोत की आप बात कर रहे हैं, जहाँ से ये धारा निकलती है, जहाँ से चंपत राय निकलते हैं, जहाँ से इन तमाम जिन लोगों का हम नाम ले रहे हैं, जिनके ऊपर विश्वास है। हालांकि मैं फिर कहूँगी कि अगर इस SIT की मंशा है ही नहीं कि किसी को पिन पॉइंट करके आप दोषी ठहराएं, तो फिर ये SIT क्या काम करेगी, ये सवाल तो बना रहेगा।
और वो उस विचार के सामने भी बना रहेगा, उस परिवार के सामने भी बना रहेगा, सरकार के सामने भी बना रहेगा। पिन पॉइंट करना होता तो एफआईआर पहले दर्ज होती ना, नामजद एफआईआर होती ना कि कौन कौन लोगों को खिलाफ इस पर जांच होनी है। अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेते, नाम भी नहीं था, अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेते, जानकारी लेकिन सर मुझे एक इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि संघ की बात यहाँ पर आ गई है, इसलिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि संघ का सिस्टम क्या है। जब आपके परिवार से निकला हुआ कोई सदस्य जिसे जिम्मेदारी दी गई है राम मंदिर में, आपने निर्माण कार्य में सेवा देनी है और उसके बाद उसके संचालन में सेवा देनी है। प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास ही आ रही हूँ, आपके विचार आपके उद्वेलित हो रहे हैं और विचलित भी हो रहे हैं। ये बताएं, संघ क्या किसी को अपॉइंट करता है तो किसी को हटाने के लिए भी कोई लेटर जारी करता है? वो क्या प्रोसेस क्या है? क्योंकि ये कोई सरकारी प्रोसेस तो है नहीं। नहीं, ये मुझे लगता है इस मामले में संघ का सीधा कोई दखल नहीं है, संघ का सीधा कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। ये राम मंदिर ट्रस्ट का है, ट्रस्ट में चंपत राय जरूर है, वहां पर वो संघ से जुड़े रहे, संघ के प्रचारक रहे, संघ में बड़ी भूमिका उनकी रही, विश्व हिंदू परिषद से वो जुड़े रहे। चंपत राय उस ट्रस्ट के महामंत्री बने गए, ट्रस्ट जो नियुक्त है उसमें वो भूमिका निभा रहे थे। अब चंपत राय वहां क्या कर रहा है, इसका संघ से कोई कंसर्न नहीं है ना। चंपत राय की गतिविधियों को मतलब मैं ये कह रही हूँ कि ट्रस्ट में समवन इज बीन अपॉइंटेड और कोई उसको अनअपॉइंट कर देता है, हटा देता है। ये लेकिन ये चंपत राय को समझना चाहिए ना कि उनके कारण संघ के ऊपर उंगली उठ रही है। मैं सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, मैं पूरे सिस्टम की बात कर रही हूँ। सिस्टम कैसे काम करता है? संघ किसी को फोन करके बताता तो है नहीं कि आपको जाके ये पद संभालना है। नहीं, संघ के अंदर तो नियुक्तियां होती है, ये संघ की नियुक्ति थोड़ी है, ये तो ट्रस्ट के अंदर भेजा गया है। हाँ, ट्रस्ट मैं के यही अंदर समझना संघ के भेजे हुए चाह व्यक्ति उसके अंदर है, चंपत राय उसके महामंत्री है। अब ये संघ को सीधा दोष देना मुझे लगता है संघ की सहमति, क्योंकि वो संघ से ही तो ये नियुक्ति हुई है। सर, मैं अपॉइंट होना और अपॉइंट से हटाना कैसे, ये कैसे होगा? लेकिन चंपत राय इस बात को समझते हैं की जरूरत नहीं है, संघ का मैसेज होगा। चंपत राय इस बात को समझते हैं ना कि आज उनकी गतिविधियों के कारण जो भी मामला उठा है वो संघ के ऊपर उंगली उठाएंगे। संघ से नफरत करने वाले, संघ को बुरा भरा कहने वाले तो इसमें संघ को लपेटे में लेंगे ना। तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि संघ पे उंगली ना उठे, वो इस्तीफा दे देते नैतिक रूप से। क्यों वो वहां पर बने हुए हैं? चंपत राय अकेले नहीं है, वीएचपी की क्या भूमिका है? वीएचपी की विश्व हिंदू परिषद की भूमिका उसके अंदर है, वो इशू नहीं। सबसे बड़ी भूमिका तो संघ की मानी जा रही है ना। आज जिस तरीके से संघ के ऊपर लोग आरोप लगा रहे हैं कि संघ इस मामले में क्यों दखल नहीं रहा है, संघ का सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन चंपत राय के कारण आज संघ पर जो उंगली उठ रही है, चंपत राय अगर इस्तीफा दे देते तो मुझे लग रहा है ये संघ के दृष्टिकोण से भी बेहतर होता, चंपत राय के लिए भी ठीक रहता। आपके ऊपर लेकिन जितने अब बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, सर मैं क्यों इसको वाइंड अप करती हूँ, ब्रेक के लिए मुझे जाना है। लेकिन जितने अभी इशारे वहां से आ रहे हैं, फिर चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम हो, उससे चंपत राय की दूरी हो, आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम हो, उससे उनकी दूरी हो, एक मैसेजिंग तो शायद आ चुकी है कि आपकी अभी वहां पर जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें आपकी आवश्यकता नहीं है। अब ये मैसेजिंग इस्तीफे तक आती है या नहीं, इस पर हमारी नजर रहेगी।